दुनिया भर के बाजारों से हैं मिले जुले संकेत और पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद आज हरे निशान में खुलने के हैं आसार एसजेएक्स निफ्टी से। उसके बाद के एक्शन में और रेंज पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। क्या बाउंस बैक सस्टेन होगा या नहीं, ये सवाल है। कल भी पॉजिटिव खुले थे पर होल्ड नहीं कर पाए। आज कैसे रहेगी चाल? 17,000 इंपॉर्टेंट लेवल जिस पर हमारी नजर। आइए जानते हैं अनिल जी से सबसे पहले आज की ट्रिगर्स क्या है। ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त उतार चढ़ाव दिखा, लेकिन डाउ बंद हुआ हरे निशान में 36 अंक ऊपर। नेस्डैक ने सेंचुरी मारी नीचे की तरफ, लेकिन बड़ी खबर जो है वो आईएमएफ की तरफ से है। जैसे आप देखना चाहें, अगर आप निराशावादी तो ये कह सकते हैं आईएमएफ ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान घटाया है थोड़ा सा, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में अब भी सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी हिंदुस्तान की होगी। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। 6.1% ये जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आईएमएफ की तरफ से आता हुआ दिखा है। इसके अलावा जो ट्रिगर्स हैं, डेल्टा कॉर्प के नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद और बेहद शानदार नतीजे पेश किए। आज 2 आईटी दिग्गज एचसीएल टेक और विप्रो अपने नतीजे पेश करेंगे और वो नतीजे होंगे बाजार बंद होने के बाद। इसके अलावा एनएमडीसी का डीमर्जर एमसीए से मंजूर हो चुका है। 3 दिन पहले हमने आपको ये खबर बताई थी। इस खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही, तो ये जबरदस्त एक्शन एक और आपके लिए। जी बिल्कुल, तो खबर पर मुहर है, बाजार में भी एक्शन है, वो भी जानना है। थोड़ा ये आईएमएफ क्या कह रहा है ग्रोथ पर, इस पर भी डालते हैं नजर। समझाएं सर, वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है कल अमेरिका में। एक बार के लिए तो लग रहा था कि बड़ा कट होने वाला है, फिर एक शानदार रिकवरी हुई। एंड ऑफ ट्रेड भी हल्का पॉजिटिव डाउ बंद हुआ, हालांकि नैस्डैक का अभी भी कमज़ोर है। कैसे समझना है सर इस वॉलेटाइल अमेरिका के एक्शन को? दीप, आप कैसे समझना चाहते हैं, अच्छा या खराब? जैसे समझना चाहें वैसे हो सकता है। फॉर अ चेंज कल अमेरिका में जो वॉलेटिलिटी हुई किसी और कारण से हुई। अच्छा, ये कारण अमेरिका का नहीं था, इंग्लैंड का था, ब्रिटेन का था। बिल्कुल। अमेरिकी बाजार कल फर्स्ट क्लास ट्रेड कर थे। जहाँ खुले वहाँ से एक बहुत बढ़िया तेजी बनी, और दिन के दौरान तो एसजेएक्स निफ्टी 150 पॉइंट, रात के दौरान कल देर शाम इतना ऊपर भी ट्रेड करा था। कल हम बंद हुए 250 अंक नीचे थे डाउ फ्यूचर्स। उस लिहाज से हमें अंदाजा था, और 100 पॉइंट के करीबन नेस्डैक फ्यूचर्स नीचे थे। सो ये अंदाजा था कि इतना कमजोर होंगे। तो लेकिन उसके विपरीत खुले फ्लैट, भागे तेजी से। लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में जो गिरावट हुई वो इस बात पर हुई कि यूके ने ये कहा है कि वो जो 2 हफ्तों से बॉन्ड बाइंग कर रहे हैं, जो लिक्विडिटी सिस्टम को दे रहे हैं, वो इस हफ्ते खत्म करने वाले हैं। और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई कि इससे शायद फाइनेंशियल मार्केट्स पर दबाव हो सकता है, कुछ डिसरप्शंस हो सकते हैं। उस चक्कर में अमेरिका के बाजार गिरे। आमतौर पर अमेरिकी बाजार दूसरे देशों पर और दूसरे देशों की खबरों पर रिएक्शन देते नहीं है, लेकिन खबर का अमेरिकी बाजारों का गिरना, इस खबर का आना, दोनों का कोरिलेशन समय का देखें तो आपको लगेगा कि इस वजह से एकदम से अमेरिकी बाजार गिरे हैं। यूके के बॉन्ड यील्ड में उछाला है। लेकिन उसके अलावा अगर आप अमेरिका के संकेत देखें, कोई बदलाव नहीं। 113 के आसपास आपका डॉलर इंडेक्स है, 4% के आसपास आपका बॉन्ड यील्ड है, कोई खास बदलाव नहीं। इंडेक्स में भी देखेंगे तो 36 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। हाँ, नेस्डैक जरूर 2 साल के नए निचले स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। वो बेयर मार्केट में है ही और खराब हो ही रहा है। लेकिन कल के सेशन में अगर एक अच्छी चीज देखना चाहें तो वो ये कि जितनी उम्मीद थी वैसे खराब बंद नहीं हुई। अगर अमेरिका कल 250 पॉइंट नीचे बंद होता डाउ पे, तो हम यही कहते हैं, ये तो हम मान के चल रहे थे 3:30 बजे तक 2.5। तो ऐसे देखा जाए तो आप 300 पॉइंट ऊपर बंद हुए 3:30 बजे। तो आज एसजेएक्स हरे में जो आपको दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि हम 250 पॉइंट की कमजोरी समझ के चल रहे थे। अरे ये तो ऊपर बंद हुआ है, और फिर थोड़ा सा डाउ फ्यूचर और हरे निशान में दिख रहा है। पहली चीज ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात क्या है अमेरिकी बाजारों में, वो ये कि एक बड़ी इवेंट के पहले बाजार वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं, और एक तरफा गिरावट के बाद। अब वो वोलेटिलिटी के कारण कुछ भी हो सकते हैं। जनरली एक बेस फॉर्मेशन का ये शुरुआती संकेत होता है जब बाजार इंट्राडे में वोलेटिलिटी दिखाए। लेकिन इंट्राडे की ये वोलेटिलिटी अभी भी नेस्डैक में उतनी नहीं दिखी जितनी डाउ में दिखी है। सो आई थिंक 1-2 दिन और इंतजार करना चाहिए। मेरे ख्याल से दीप, आज फेड की मिनट्स भी आने वाले हैं रात को। वैसे तो खैर सब कुछ जो उन्होंने किया कहा वो पता ही है, लेकिन कभी कभी क्या है, जब हम किसी चीज को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं ना, कह रहे क्या है, सब मालूम है, फेड ने तो कर ही दिया, अब क्या लिखा क्या होगा, वो डेविल लाइज इन द डिटेल। तो वो कहीं ऐसा पता चला कि कुछ और ऐसा लिख के आया, तो अमेरिकी बाजार अच्छे खराब दोनों हो सकते हैं। हाँ, सो आई थिंक बड़ा ट्रिगर महंगाई के आंकड़े हैं जो अमेरिका के आने वाले हैं। पिछले महीने 8.3% थे,
इस बार 8.1% का अनुमान है, जो एडजस्टमेंट के साथ में, बिना एडजस्टमेंट के साथ 7.25% के आसपास सोच रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े पब्लिश होकर आते हैं वो एडजस्टमेंट वाले होते हैं, सीजनल फैक्टर को एडजस्ट करके जो देते हैं, तो 8.1% के आसपास का अनुमान है, यानी 20 बेसिस पॉइंट घटेगी। अगर कोई भी आंकड़ा 8% के नीचे का आता है तो अमेरिकी बाजारों को जोश देगा, पसंद आएगा। हाँ, सो 8% के नीचे का कोई भी आंकड़ा बन जाए तो मेरे ख्याल से वो अच्छा होना चाहिए। सो आई थिंक गुरुवार यानी कल शाम को अमेरिका में ये नंबर आएगा। परसों हमारे लिए, हाँ परसों हमारे लिए, हाँ, हमारा रिएक्शन परसों। गुरुवार परसों एक दिन एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो आप तो। बड़ी मुश्किल से तो बुधवार तक पहुंचे। अच्छा, आज मिडवीक सेशन बोला तो बोलने वाला, स्ट्रैटेजी के समय बोला। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन आपने इतना ज्यादा प्रेशर में काम कर लिया कि आपका मिडवीक से ज्यादा हो गया है। लेकिन कुल मिला के ये है कि भाई ये नंबर देखने के बाद मेरे ख्याल से शुक्रवार से थोड़े से हमारे बाजारों को डायरेक्शन क्लियर कट मिलेगा। उससे पहले थोड़े वॉलेटाइल रह सकते हैं, लेकिन कल एक अच्छा बात यही हुआ है, अगर आज फिर से एक अमेरिकी बाजारों में इसी तरह का वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन मिले, जहां जिसको एग्रेसिवली बेचना है बेचो, जो खरीदना चाहता है उसको लगता है कि भाव बहुत अच्छे ले लेना चाहिए, इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा भी अच्छा आ गया तो मार्केट रिकवर हो जाएगा, ओवर सोल्ड है। सो दोनों तरह की स्ट्रॉन्ग व्यू चाहिए, और जब दोनों तरह के व्यू स्ट्रॉन्ग होते हैं लेने और बेचने वालों के, तो मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा होता है, और ये वोलेटिलिटी बेस फॉर्मेशन का काम करती है, जिसका पहला शुरुआती संकेत आया। अब इसमें दिक्कत एक ही है, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देता आपको कि अमेरिकी बाजार बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेस फॉर्मेशन की जो बात है ना, इसमें मजा कब है दीप, इसमें भी देखिए चीजें अलग अलग तरीके से होती है। एक बेस फॉर्मेशन अपने आप हो, बिना खबर के नॉर्मल सा मार्केट है, उस नॉर्मल से मार्केट में जिसको लेना वो ले रहा है, जिसको बेचना वो बेच। दूसरा होता है वोलेटिलिटी खबर के दम पर। तो बिना खबर के दम पर जब मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो, वो ज्यादा आपको सच्चा संकेत देता है, वो कॉन्फिडेंस वाला संकेत देता है कि हाँ यहाँ पर सिर्फ एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर दोनों मिलकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन खबर के दम पर तो आप लेना भी चाहें तो मूड बदल सकते हैं, बेचना भी चाहें तो बदल सकते हैं। इसलिए कल के उतार चढ़ाव से अच्छी बात तो है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी है नहीं। सो मुझे लगता है कि आज से लेकर गुरुवार तक, आज कल 2 दिन 3 दिन, आपको 2 दिन मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजारों को देखना है, और शायद शुक्रवार से फिर अमेरिकी बाजार, या ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार से आपको क्लियर कट ज़्यादा बेहतर डायरेक्शन देने लगेंगे। जिन लेवल पर हम अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों में घुस रहे हैं, दोनों तरफ के मूव बड़े आने की संभावना है। घटना है तो घटने के लिए भी ये ट्रिगर आपको दे देंगे, और रिकवरी होनी है तो इससे बढ़िया ट्रिगर आपको मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से कल का सेशन अमेरिका में और परसों हमारे लिए मेक और ब्रेक का हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है आज और कल कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली बड़े सेशन के पहले भी बड़े मूव आ सकते हैं, और उसके लिए आजकल तैयार रहना चाहिए। 100%। चलिए, तो तैयार रहिए। वॉलेटिलिटी थोड़ी आ सकती है, वैसे हमारा भी आने वाला है इन्फ्लेशन का डेटा आज 7% के ऊपर ही रहने का अनुमान है, देखते हैं वहाँ पर कैसा इम्पैक्ट होता है। ये यूके की आपने बात करी सर, मतलब कुछ और करने वाले ये वैसे ही जो 2 हफ्ते पहले डर था वापस आ सकता है? समझ नहीं आता कैसे काम करते हैं भगवान जाने। मतलब क्या सोचकर वो प्लान लाए, क्या हाँ प्लान क्यों लाए, वापस क्यों ले रहे हैं, बॉन्ड बाइंग करनी, हाँ खरीदना भी है, बेचना भी है, रुकना भी है। बेसिकली क्या है दीप, क्या रहा है, ये चीज़ें इनके हाथ में है नहीं, किसी के भी हाथ में, और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कल क्या होगा। ये हाल है यूके का। ये अचानक से आउट ऑफ द सिलेबस जो हुआ है पिछले हफ्ते रशिया यूक्रेन के बीच में, कि जाके इन्होंने मिसाइल डाल दी, उन्होंने पुल उड़ा दिया, है ना, ये लोगों के समझ के बाहर की चीज़ है। 20 लाख बैरल प्रोडक्शन कटौती की बात, ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो बहुत सारी चीज़ें ग्लोबली सरकारों के लिए और सेंट्रल बैंक्स के लिए ऐसी हो रही जो अंदाज नहीं लगा रहे। मुझे बताओ, एक भी वर्स्ट केस सिनेरियो में किसी ने सोचा था कि ओपेक प्लस ये बोलेगा 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती करेंगे? नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो में बताओ, किसी भी सरकार ने, सेंट्रल बैंक ने ये सोचा था कि फिर से कीव पे मिसाइल डालेगा? नहीं। जेलेंस्की साहब के ऑफिस सीधा, ऐसा तो नहीं कि जेलेंस्की साहब का ऑफिस का है वो एड्रेस अभी अभी रशिया को पता चला है ना, युद्ध करने के पहले से पता है, तो अब तक क्यों नहीं डाला? अचानक से पुल उड़ गया, उड़ भी गया, 6 घंटे बाद काम भी करना शुरू कर दिया। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है ना ग्लोबली कूटनीति के तौर पर, जिसके जवाब नहीं है।
और जब चीज़ों के जवाब या चीज़ों के होने के पीछे के कारण आपको बाद में भी पता न चले, पहले तो पता ही नहीं है, लेकिन बाद में भी पता न चले तो वो चीज़ें परेशान करती है। सो आई थिंक ये जो ग्लोबल मार्केट्स में और ग्लोबल सेंट्रल बैंक सरकारों के लिए जो ये अनिश्चितता वाला माहौल बना हुआ है ना, ये थोड़ी चिंता की बात है। ये किस तरफ ले जाएगा ये समझ नहीं आ रहा। सो आई थिंक थोड़ा सा मेरे ख्याल से उस हिसाब से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखना चाहिए। ग्लोबली थोड़ी अनिश्चितताएं बढ़ी हैं, मार्केट के लिए ठीक है, हमारे लिए अपने डेटा और ट्रिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अमेरिका से आपको महंगाई के आज की फेड की मीटिंग से मिलने वाले हैं या हमारे बाजारों के। एक ही चीज़ जो अच्छी हुई है जिस पे आपको भरोसा नहीं है, इसलिए आप सवाल भी नहीं पूछ रहे हो, बताओ कौन सी? जो बाइडेन साहब ने कल एक भाषण दिया और उस भाषण में कहा कि अमेरिका में मंदी नहीं आएगी और अगर आएगी तो भी वो टिकाऊ नहीं होगी। अब देखिए दीप को भरोसा ही नहीं है इस पर, क्या करूं मैं सोच रहा था दीप पूछेंगे मैं जवाब दूंगा कि बाइडेन जब इतने नजदीक आप और हम दोनों बैठे हैं, बाइडेन साहब तो इतने दूर है, मैं आप पे भरोसा करूं उन पे करूं? नहीं है ना, इस नहीं, मुझे इस बात का भरोसा है कि बहुत ज्यादा मंदी निकली, बाइडेन साहब के बोलने पे भरोसा नहीं है वो मेरा अपना कन्विक्शन है, बाइडेन साहब के बोलने से नहीं आ रहा वो। उनको पता नहीं भाई साहब, कोई सीरियसली नहीं लेता, कोई नहीं लेता, मतलब कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ। नहीं, दोनों ही प्रेसिडेंट उनको भी नहीं लेते सीरियसली और इनको भी नहीं लेते। स्टेटमेंट दोनों के ऐसे आ रहे हैं, उनके एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते थे, इनके एक्स्ट्रा डम्ब होते हैं, है ना, वैसा है। मतलब वो एक तो मतलब बिल्कुल ही वो मुंबई की लैंग्वेज में बोलते वो ट्रम्प साहब 1.5 शाना वाले स्टाइल में बोलते थे। exactly. जो मुंबई में हमारा एक शब्द जो अपने आप को ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट समझता है, exactly. उसको हम 1.5 शाना बोलते हैं। बोले तो ट्रम्प साहब 1.5 शाने की तरह स्टेटमेंट देते थे और ये तो भाई साहब एक जाने माने पॉलिटिशियन की तरह देते हैं, भगवान ही जाने। ओके चलिए तो लेकिन हाँ कम से कम अच्छा तो बोले, और अच्छा बोलने की वजह यह है, इसलिए बाजार उस पर ज़्यादा भरोसा करके रिएक्शन नहीं दे रहे क्योंकि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव है, चुनावों के पहले इस तरह के भाषण आना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें तो बताना ही है कि मेरी वजह से या मेरे होते हुए अमेरिका मंदी में नहीं जा रहा है, इसलिए दीप ने उस पर ज़्यादा गौर नहीं फरमाया। अभी के लिए गौर नहीं फरमाया उस पर एक हमारे बाजार पर राय लेनी है सर, क्योंकि कल इंट्राडे में 17,000 के नीचे गए और फिर 17,000 के नीचे की हमने क्लोजिंग दी। वैसे तो देखें 3 अक्टूबर को भी हम 17,000 के नीचे थे, तो ऐसा नहीं है कि लंबे समय बाद ये लेवल आया है, 1-1.5 हफ्ते में ही वापस आ गया है लेवल, बट फिर भी कितना अहम है ये कल की 17,000 के नीचे की क्लोजिंग? नहीं, ब्रॉडली वही है 16,800 17,000 ये सपोर्ट रेंज है, और जब तक 16,800 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं तब तक ठीक है। तब आपने कहा ट्रेंड भी ठीक रहेगा। हाँ, ट्रेंड ठीक है। ऊपर में 17,300 17,400, नीचे में 16,800 16,750 जो हमने लो बनाया, 16,750 से 16,950 वो सपोर्ट रेंज को समझ लीजिए। सो आई थिंक थोड़ा सा सेंटीमेंट के लिहाज से आप 17,000 से भले 17 पॉइंट नीचे बंद हो, लेकिन बंद तो नीचे वो लगता है, बट 17,000 और 16,983 में कोई खास फर्क नहीं है कि आप क्लोजिंग बेसिस पे ये सोचो कि 10-15 पॉइंट से क्या फर्क पड़ रहा है। सो आई थिंक अगर आज फिर से 17,025 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो कोई ऐसे बहुत बुरे तो नहीं है। अल्टीमेटली आपको जो 2 लेवल ध्यान में रखने हैं, जिसके बाद आपको अब फ्रेश अगर नीचे की तरफ का व्यू लेना है तो 16,750 इंट्राडे है और 16,800 क्लोजिंग बेसिस पे। तो बेसिकली 16,800 17,000 की जो सपोर्ट रेंज है क्लोजिंग बेसिस पे, उसको जब तक होल्ड करें तब तक पहले जितने ही कमज़ोर हैं नए नहीं हैं। और मुझे लगता है कि शायद अमेरिका की महंगाई के आंकड़ों को देखने के पहले हम उस सपोर्ट रेंज को ना तोड़ें, ऐसा मेरा मानना है। ओके ऊपर की तरफ 17,300 17,400 के आसपास की रेंज है, प्रिसाइजली 17,250 से 17,400 की रेंज है, 150 पॉइंट की, वो हम होल्ड करने की कोशिश कराएंगे। सो आई थिंक ठीक है, कोई ऐसा एक नंबर के हिसाब से लगता है 17,000 के नीचे, बट अदरवाइज कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे परेशानी की बात नहीं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, हाँ अक्टूबर की शुरुआत अच्छी हुई थी, जिस तरह की रिकवरी, जिस तरह की तेज़ी की हम उम्मीद करें वो थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन अक्टूबर दिवाली तक को लेकर व्यू अभी भी बायस पॉजिटिव ही है। लेकिन पॉजिटिव बायस में क्या है, कभी कभी आपको कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आउट ऑफ सिलेबस आएगी। जिन 2 चीज़ों का हमने जिक्र किया, एक ओपेक प्लस की तरफ से कच्चा तेल का प्रोडक्शन इतना घटाएंगे कि आप $82-83 से $98 पहुंच जाए। एग्जैक्टली ये नहीं पता। हर व्यू में कभी न कभी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड हो। अगर ये लगता है कि $12 $15 कच्चा तेल बढ़ जाएगा तो वो व्यू आता ही नहीं। एक दूसरा,
कौन सोच सकता था कि रशिया फिर से यूक्रेन पे इस तरह से एक बार अटैक डालेगा, कुछ न कुछ संकेत देने की कोशिश करेगा और यूक्रेन इनडायरेक्टली पुल उड़ाकर बताएगा हम पहले जितने कमजोर नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, ये तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। तो शायद बाइडेन और खुद जेलेंस्की भी नहीं लगा पाता कि मेरे यहाँ बम गिरने वाला है, राइट। सो ये कुछ कुछ चीजें होती है जो चीजों को डिले कर सकती है, आगे पीछे कर सकती है। सो वही हुआ है। अक्टूबर का व्यू, मार्केट पर व्यू बाय ऑन डिप्स का है, अभी भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं। कभी कभी कोई कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके जो सोच है उसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर देती है। तो वही हुआ है। सो आई थिंक गुरुवार शुक्रवार तक आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर नहीं बढ़ना है तो भी पता चल जाएगा, और बढ़ना है तो फिर हम तैयार ही हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलिए अगले 2-3 दिनों में क्लैरिटी आ जानी चाहिए। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है सर, उस पर भी करेंगे चर्चा। पर आइए एक बार आज का सेटअप आपसे समझा जाए, क्या कह रही है आज की स्ट्रैटेजी और आज के संकेत आपको कैसे दिख रहे हैं सर? तो दीप, संकेत के लिहाज से अगर आप देखें, और पहले स्ट्रेटजी बता दूं आज की, तो संकेत ग्लोबल मैंने तो न्यूट्रल रखे हैं। मन तो पॉजिटिव रखने का था, लेकिन उतने भी नहीं है कि मैं पॉजिटिव बोल दूं, लेकिन न्यूट्रल है। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत मुझे थोड़े पॉजिटिव से न्यूट्रल दिख रहे हैं। सेंटिमेंट कॉशियस है, ट्रेंड आपके लिए है पॉजिटिव। निफ्टी का सपोर्ट जोन 16,900 16,950 तुरंत प्रभाव से आज सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे आए तो 16,750 16,850 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आपको शॉर्ट भी काटनी चाहिए और लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए, दोनों चीज़ करनी चाहिए। यहाँ पर आने पर 16,750 850 में डरना नहीं है। एक बार तो खरीदारी करें, स्टॉप लॉस जरूर रखें, रखना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ करें, क्योंकि आप ऐसी जगह खरीदारी करने जा रहे हैं जो मेक और ब्रेक लेवल है। और स्पेशली जब मेक और ब्रेक लेवल पर खरीदारी करें तो स्टॉप लॉस जरूर रखें, वो 16,700 के आसपास जो भी हो सकता है। ऊपर की तरफ 17,075 17,125 पहली बाधा है, जहाँ पहुँचकर हम देखेंगे कि हमारे में कितनी ताकत है। अगर ताकत दिखी तो 17,175 17,275 तक जाने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आने की संभावना बनेगी। बैंक निफ्टी 38,500 38,625 ये पहला सपोर्ट जोन है आज के लिए। कल भी हमने इसी रेंज को होल्ड किया था। इसके नीचे अगर गए तो 38,200 से 38,375 तक की रेंज आपको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर। ऊपर 38,950 से 39,100 ये 150 पॉइंट की रेंज है, जो थोड़ी रुकावट की जगह है। पार करके अगर टिके तो 39,175 39,300, फिलहाल में 39,300 के ऊपर की जगह नहीं देख रहा, ये आपको दिखेगा। ठीक है सर, चलिए, ये तो रहे बड़े लेवल्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये कहाँ पर निकल कर आ रहे हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिहाज से दीप अगर आप देखेंगे तो 16,983 बंद हुए हैं, ठीक है। कल का लो 16,950 ये पहला सपोर्ट है, 16,900 16,850 और 16,825 तीन मीडियम लेवल है, 16,775 16,750 इसके नीचे के लेवल निकालने का मन हुआ नहीं क्यों, नया लो बना है और 200 पॉइंट तो है ही, वहाँ से भी 250 पॉइंट, तो अब इससे ज़्यादा तो क्या गिरेंगे और क्यों गिरना चाहिए, ये आपके लिए ठीक है। उसको एक 16,775 कर देते हैं, एंड में वो एक 7 गलती से आ गया है, सेकंड लास्ट नंबर उसको चेंज कर देते हैं। हाँ, अच्छा सपोर्ट, अच्छा हाँ 16,825 16,775, अच्छा 17,775 आ गया, ठीक है। 16,825 16,775 और 16,750 ये फाइनल लेवल से सपोर्ट के लिहाज से। ऊपर की तरफ 17,025 17,075 दो छोटे लेवल है, 17,125 17,175 दो मीडियम, 17,225 17,250 और 17,275 तक के फाइनल लेवल के लिए करनी है आपको, रखनी है नजर आपको निफ्टी में ऊपर के लिए। कम रेंज है, रेंज कम होगी, कम होगी, थोड़ी सी कम होगी। बैंक निफ्टी में भी ऐसे, बैंक निफ्टी पर भी ऐसे, बिल्कुल ऐसा है, एकदम सही कहा आपने। पहले तो सपोर्ट पे आ जाएं, 38,700 पर आप बंद हुए, 38,625 38,500 दो छोटे लेवल है, 38,375 और 38,300 मीडियम लेवल है, 38,200 38,025 फाइनल लेवल, ठीक है। ऊपर की तरफ 38,800 38,950 दो छोटे लेवल है, 39,100 175 दो मीडियम लेवल है, 39,225 और 39,300 बड़े लेवल है, 39,550 ऐसी जगह ज़्यादा थी इसलिए मैंने लिख लिया वैसे नहीं देखो जो है अब सही सही बता देने में ठीक रहता है जगह थी, खाली खाली सा लग रहा था, मैंने कहा आखिरी वाला भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कभी आ जाए तो आ जाए, यू नेवर नो, संभावना तो हमेशा रहती है। ठीक है, नेवर से नो, नेवर से नेवर। वो जेम्स बॉन्ड की मूवी थी, अच्छा, शॉन कॉनरी की थी। अच्छा, स्टोरी भी याद होगी? हाँ, अच्छा, देखिए मुझे बहुत पसंद है। कभी बैठेंगे बताइएगा। नहीं, और शोले की सुनना हो तो मुझे बताइएगा। हाँ, कल वैसे
बढ़िया रिस्पांस मिला। वो पीवीआर ने कुछ ऑर्गेनाइज किया था 80 रुपए फिल्म में, फेस्टिवल, अमिताभ 80 रुपए में, और लोगों को बहुत मजा आया। सारी उनकी क्लासिक डॉन दिखाई थी और बाकी की उनकी क्लासिक मूवीज दिखाई थी, बहुत पसंद आई। आज भी मतलब अगर कभी चैनल सर्व करते हुए शोले, डॉन, ये इस तरीके अगर आ जाए ना मूवी घूमते हुए, तो वापस सिर्फ मुझसे तो बदला नहीं जाता चैनल, फिर तो देखनी है पूरी। इतना तो बिग बी का करिश्मा आज भी है। फेवरेट कौन सी है? फेवरेट मूवी इतनी सारी में बिग बी की तो बहुत सारी फेवरेट, बट शोले, शोले ना? हाँ शोले क्लासिक है। शोले तो मतलब लाइफ टाइम, मतलब शोले मूवी है ही नहीं, शोले है ना, जिन लोगों को फिल्में सीखनी उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन है। एब्सोल्युटली। मतलब उसमें क्या नहीं है उस फिल्म में, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, मतलब एक इतने ज़्यादा कैरेक्टर किसी फिल्म में मिलेंगे नहीं, और हर कैरेक्टर इतना वेल डिफाइंड है। मतलब कालिया के 2 ही डायलॉग है या सांबा का 1 ही डायलॉग है, लेकिन वो जिंदगी भर लोगों को याद है। मतलब उस लेवल का, मतलब ये तो हर एक डायलॉग, हर एक कैरेक्टर को जो बनाया, ये तो जिनको एक्टिंग करनी, मैं तो क्या बोलूँ, लेकिन जो जानते हैं, ये तो अपने आप में एक मतलब यही होता है इंस्टीट्यूशन है। मतलब ऐसी फिल्म कल्ट क्लासिक जिसे बोलते हैं। एब्सोल्युटली। वापस आए स्ट्रेटजी पर, बैक टू प्रेजेंट। ये डेटा सर, एफआईएस की पोजीशन कम हो गई, पीसीआर काफी कम हो गया यार कल की गिरावट। तो एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर अब 15% पर आ गई, तो अच्छा है, लोअर साइड पर है, तो बेचने की जगह कम है। बेचा भी दबा कर है, मैं आपको बता दूं पहले ही 4600 करोड़ की बिकवाली कैश में है, भारी भरकम है। साथ ही इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच रहे हैं, 1650 करोड़ के आपने और बेच डाले हैं स्टॉक्स। और जब मैं आपने बेच डाले तो आप ये मत समझिए, अपने आप पे उसका इल्ज़ाम मत लीजिएगा। बसीन साहब भी मुझे रोज़ बोलते हैं आपने, तो वो मैं समझता हूँ मैं मेरे लिए नहीं कह रहे हैं, वैसे मैं भी आपके लिए नहीं कह रहा। बराबर है। पहले तो थोड़ा ऐसा ऑफेंडेड फील कर जाते थे, आपने ये करा दिया, फिर मैं हमने कब कराया। और जैसा दिन वाले आशीष बैठे ना, वो दिन वाले मैंने आशीष को ये दिलाया था, फिर मैं आशीष वसीम साहब ने दिलवाया। नहीं सर, मेरे शो में दिया था। तो नेहा को हमने ये दिलवाया था। हाँ, मतलब इसका मतलब ये कि हमारे शो में। सो दीप, आपने जैसा कि बेचा है इतना सारा 4600 करोड़ का, और आपने 1000 करोड़ का इंडेक्स फीचर्स भी बेच डाला, सो बिकवाली भारी भरकम हुई। सो एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना भारतीय बाजारों के लिए, डाउ और नेस्डेक और इनकी वॉलेटिलिटी, इनकी कमजोरी से नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से जो हम कमजोर हो रहे हैं, वो बिकवाली का प्रेशर ज़्यादा है बजाय इसके कि ग्लोबल मार्केट से 500-700 पॉइंट की कमजोरी है। हमने 1000 पॉइंट डाउ घटा था, तब भी हम नहीं डरे, बिल्कुल, है ना। तो डर तो वैसा नहीं है, डर ये कि सप्लाई तो अल्टीमेट, सिर्फ आप कॉन्फिडेंट कितने हो, लेकिन अगर माल आ रहा है एफआईएस का, तो लेने वाला तो चाहिए ना। सो आई थिंक वो प्रेशर है। और ऐसे देखा जाए तो आप ये कह सकते हो भाई, अगर जिस स्पीड से बेच रहे हैं उस स्पीड के हिसाब से देखें तो आप उतना गिर नहीं रहे, क्योंकि सामने सपोर्ट आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, एकमात्र प्रॉब्लम पॉइंट इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए जो है वो एफआईएस की बिकवाली है। बड़ी फिगर आ रहा है, लगातार दूसरे दिन बड़ा फिगर है। एब्सोल्युटली। तो यही चिंता की बात है और कुछ नहीं। तो जहां भी ये फिगर आपको किसी दिन छोटा होता हुआ दिखे, या किसी दिन अचानक से 15% इंडेक्स लॉन्ग पे एफआईएस बैठे हैं, ग्लोबल एकदम रिकवर हो, वहां शॉर्ट कवरिंग आई ना, तो 200-250 पॉइंट निफ्टी किसी भी दिन ऐसे ही भाग जाएगा वापस। समझ गया। वो शॉर्ट कवरिंग उनको भी चाहिए, राइट। अब किस ट्रिगर से आती है और किस लेवल से आती है, वही वाली बात है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो डेटा में देख रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग के लिए बाजार तैयार हो रहे हैं। तो पहला तो एफआईएस का डेटा जो 15% इंडेक्स लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओपन पुट कॉल रेशियो 0.72 पर है दी, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ओवरसोल्ड लेवल के एकदम करीब है, निफ्टी तो बहुत ही करीब है। बैंक निफ्टी फिर भी इतना ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी 0.6 के आसपास और उसके नीचे ओवरसोल्ड होता है 0.55 पर। निफ्टी 0.7 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है। सो आई थिंक ओवरसोल्ड होने के नज़दीक है। कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो निचले लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग बनती है, थोड़ी बहुत आएगी। अब वो तुरंत आ जाए या थोड़ा रुक कर आए, वो देखने वाली बात है। विक्स फिर से बढ़ता हुआ दिखा है, ये आपके सामने। जी आते हैं सर, फिर मौजूदा पोजीशंस क्या करना है? 16,900 ये आपके लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस है। चाहे तो आप 16,950 भी रख सकते हैं, और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस अब होगा आपका 16,800 का, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। बैंक निफ्टी 38,500 के ठीक नीचे इंट्राडे का स्टॉप लॉस लगा लिए, 38,475 कर लीजिए। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हमारा 38,600 कल भी था, आज भी यही रहेगा। 38,640 होता है, मैंने 40 पॉइंट का थोड़ा कुशन रखकर 38,600 कर दिया।
अगर आप शॉर्ट साइड पर हैं तो स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत दूर का आता है। दीप 17,275 के पहले स्टॉप लॉस नहीं है ढंग का, वो बहुत दूर है, इसलिए मैंने छोटे रखे हैं। इंट्राडे में 17,125 रखा है, क्लोजिंग में 17,275। आप चाहें तो अपने हिसाब से अपना छोटा स्टॉप लॉस कर सकते हैं, ये सुविधा आपको है, बदलाव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस 39,300 के पहले ढंग का कोई है नहीं, तो क्लोजिंग तो मैंने वही रखा है। इंट्राडे में आप चाहें तो 39,000 या 38,800 जो आपको ठीक लगे वो रख सकते हैं। बिल्कुल छोटा रखना है तो 38,825 का रखिए, ठीक है। मीडियम 39,000, बड़ा 39,300। सारी आपको सुविधा मैंने बता दिए, लेवल आपके हिसाब से। ठीक है, नई पोजीशन। सिंगापुर वाले सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। हाँ, दिख रहा है ना? दिख रहा है, स्क्रीन पर आ रहा है, एक्शन उसका भी आ रहा है, और अमेरिकी फ्यूचर्स भी थोड़ा सुधरे, मूवमेंट आ रहा है। निफ्टी खरीदे 16,850 16,950 की रेंज में अगर आ जाता है तो वहाँ खरीदना चाहिए, और अगर खुलते ही खरीदना है तो फिर जहाँ खुलेगा मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा। वैसे तो अदरवाइज गैप से नीचे को मैं इंतजार यही कर रहा था, मैंने कहा अभी मैं ज़्यादा जोर से बोलूँगा पहले ही भाग जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि नीचे आ जाए फिर देखते हैं। सो वैसे ये रेंज नोट करके रखिए, 16,850 16,950 इस रेंज में आता तो खरीदिए। 16,750 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। 17,000 17,025 दो छोटे लेवल हैं। 17,075 125 मीडियम लेवल, 17,175 225 और 17,250 तक के बड़े लेवल के लिए करनी है आपको खरीदारी। अब आइए बैंक बेचने की बात। 17,175 से 17,275 की रेंज में आपको बेचना है निफ्टी, यहाँ पर बेचने की राय होगी। और स्टॉप लॉस आपका होगा 17,350 का। 100 पॉइंट की रेंज बड़ी वाली दे रहा हूँ बेचने के लिए, लेकिन यही ठीक रहेगा। अगर 125 से बेचना है तो उस वक्त का मूड माहौल देखकर डिसाइड करेंगे। मैं बेचने के लिए हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं हूँ, ऊपर के लेवल चाहिए मुझे बेचने के लिए ताकि सेफ्टी रहे, इसलिए मैंने 17,175 17,275 की रेंज दी है। दीप 350 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 17,125 और 17,075 दो छोटे टारगेट हैं। 17,025 17,000 दो मीडियम टारगेट, 16,950 900 और 16,850 तक के फाइनल टारगेट के लिए। डन। बैंक निफ्टी सर खरीदें 38,500 38,625 परफेक्ट जगह है जहाँ खरीदा जा सकता है, जहाँ बंद हुए वहाँ से ज़्यादा दूर का नहीं दे रहा हूँ। 38,700 पे ही बंद हुए दीप, तो अगर एक थोड़ा भी नीचे का मौका मिल जाए तो इस रेंज में खरीद सकते हैं। 38,300 का स्टॉप लॉस होगा, स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक की रेंज के दे रहा हूँ, इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर भी लिख रहा हूँ, और 38,300 का स्टॉप लॉस भी आपको बता रहा हूँ। राइट। ऊपर 38,725 38,800 और 38,950 तीन तो छोटे और विजिबल लेवल हैं। 39 से 139 175 मीडियम लेवल, 39,225 और 39,300 बड़े लेवल के तौर पर। हो गया सर। अब आगे सारे लेवल्स बेचना है। 39,100 39,300, इससे पहले कोई ढंग की जगह है नहीं दी बेचने के लिए। मतलब मैं 39,000 के नीचे बेचना नहीं चाहता, 300-400 पॉइंट तो चाहिए ऊपर, तभी बेचने के लिए सेफ्टी है। तो 39,000 के ऊपर आप बेचें, 39,100 39,300 की रेंज में, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 39,350 का होना चाहिए, या बड़ा लगाना है तो 39,550 का बेचिए। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 38,950 38,825 38,725 तीन विजिबल छोटे टारगेट हैं, 38,625 38,500 मीडियम टारगेट, 38,375 के फाइनल टारगेट के लिए। ठीक है चल, तो सारे लेवल्स हैं। थोड़ी रेंज छोटी हो गई है, जैसा अनिल जी ने कहा, ध्यान से अपनी पोजीशन संभाल के रखिए, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बैन लिस्ट बड़ी हो गई है सर। डेल्टा कॉप, इसकी बात भी करनी है आपसे, राय भी लेनी इनके नतीजों पर बैन में आ गया है डेल्टा कॉप। इंडिया सीमेंट्स और इंडिया बुल्स दोनों ऑलरेडी बैन में, तो आज 3 स्टॉक्स रहेंगे बैन में, इसका भी आप रखें ध्यान। वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स, वायदा कारोबार में तो डीप, अच्छा हाँ ये रह गया ना, हाँ वायदा कारोबार में 17,000 मेक और ब्रेक लेवल, ये 50 लाख शेयर पुट में है। 17,000 के आसपास ऊपर ही खुलकर आप टिकेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर में 17,100 हल्की फुल्की बाधा है। सो मेरे एक ख्याल से 17,075 17,125 इस रेंज में जाकर देखेंगे, और कितनी ताकत है वहाँ तक एक बार पहुँचने की कोशिश करेंगे, वो लेवल इंपॉर्टेंट है। 17,125 के ऊपर एग्रेसिवली खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो 17,175 17,275 की रेंज में ले जाएगी। अदरवाइज आज का टारगेट जो इमीडिएटली बनता है 17,075 17,125 का बनता है। समाओ मेरी ये फीलिंग है कि उस रेंज में एक बार बाजार पहुंचेगा, और उसका मतलब ये है कि आपके लिए करीबन 125 पॉइंट की जगह एक बार बनेगी मार्केट में। 17,075 17,125 की रेंज में वहाँ तक पहुँचेंगे, खुलते ही पहुँच जाए, बाद में पहुँचेंगे जरूर। बैंक निफ्टी ज़्यादा कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं, 39,000 ही एक इंपॉर्टेंट है। 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो 300 पॉइंट बढ़कर थोड़ा आप 39,000 के आसपास देखिए। 38,950 39,100 की रेंज में यहाँ पर भी वो टाइम पास होगा, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है सर, चलिए
सारे लेवल्स पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने है। क्वार्टरली रेवेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है, सबसे बढ़िया तिमाही रही है। 6 महीनों की लिहाज से भी देखें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। और सबसे बढ़िया बात दीपी है कि नतीजों के पहले स्टॉक ऑलरेडी कल काफ़ी हल्का हो गया। तो जो नतीजों के पहले अच्छे नतीजे के दम पर जो पोजीशन बनी हुई थी, वो पोजीशन ऑलरेडी 230-32 से नीचे आकर 215-17 जो भी है ये हो गया। तो हल्के भी हो गए, तो बढ़ने की गुंजाइश है। दिक्कत एक ही है, आज ही वायदा कारोबार के बैन में एंटर हुआ है। अगर बैन में नहीं हुआ होता तो आज वापस ये 230 आपको नजर आता है। मेरा ऐसा समझना 225-26 तक तो जाना ही चाहिए। उसके बाद देखते हैं, हो सकता है 230-31 तक का एक बार वापस से 1-2 दिनों में पहुंचने की कोशिश करें। रिजल्ट अच्छे हैं। रिजल्ट अच्छे होने के साथ साथ एक चीज़ और है दीप की, ये वाली तिमाही और बेहतर होगी। हाँ, कि इस बार छुट्टियां ज़्यादा आ रही है। हाँ। एक ही कंपनी है जिनको छुट्टियां ज़्यादा आने पर उनको मज़ा आता है। एग्जैक्टली। बाकी कई बार आईटी कंपनी तो आप देखते हैं ना, टीसीएस इन्फोसिस कहते हैं कि इस बार छुट्टियां ज़्यादा थी तो हमें वर्किंग डेज कम मिले हैं, है ना। उनके तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है एक दिन में। यही एकमात्र कंपनी जिनको छुट्टियां बड़ी पसंद, बोलो आओ लाओ लेकर आओ। हाँ, तो इसलिए ये तिमाही मुझे लगता है कि अभी और बेहतर होगी। और जिस तरह की बुकिंग्स है, ये तो मतलब ये अब तक के बेस्ट नतीजे हैं, इससे बेहतर आने की तैयारी, इससे बेहतर आ सकते हैं। तो आई एम बुलिश। और जब भी आपको मौका मिले इस तरह का फॉल बाजार में मिलता है, 200-205 की रेंज में कभी आ जाए गलती से, बढ़िया है। 190 आए तो और बढ़िया है। तो एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक है, लेते रहना चाहिए। और आज नतीजों के दम पर 225-26 तो दिखता है। उसके बाद बाजार का मूड माहौल ठीक रहा तो 230-31 भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो अच्छा रिएक्शन आना चाहिए इसमें। चलिए, तो डेल्टा कॉर्प नजर है, बस एक ही बात है, वायदा कारोबार के बैन में आ चुका है, शायद उसका इम्पैक्ट रहे, बट नतीजे तो दमदार हैं इनके। आइए और क्या कह रही है बाजार खबरों के दम पर, क्या है ब्रोकरेजेस की नज़र, जानते हैं हमारी टीम के साथ। कुशल, अरमान और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से आज 2 बड़े नंबर्स पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले तो HCL टेक और विप्रो पोस्ट मार्केट इनके नंबर्स आएंगे, तो यहां पर नजर रखिए। कैश सेगमेंट से NSE डिजिटल और साथ ही स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर नजर रखनी है। सितंबर महीने के CPI आंकड़े भी आएंगे, अनुमान है 7.3% आने का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा अगस्त महीने के आते हुए दिखेंगे, यहाँ पर भी 1.7% एस्टिमेट है। और साथ ही कैबिनेट और CCA की अहम बैठक होने वाली है सुबह 10:30 बजे। बंधन बैंक की भी करीबन 12 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो भी करने वाले हैं। साथ साथ वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस पर नजर रखिए, एक पोटेंशियल अधिग्रहण को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। यूनिवर्सल्स फोटो इमेजिंग्स भी फोकस में रहेंगे। वन टाइम स्पेशल डिविडेंड के लिए कंपनी आज ऐलान कर सकती है। साथ ही सुवेन लाइफ साइंस, यहां पर कंपनी की बोर्ड बैठक में राइट्स इश्यू की प्राइस, रिकॉर्ड डेट, टर्म्स और कंडीशंस जितने भी हैं इसके, उस पर आज फैसला लिया जाएगा। साथ साथ कोल इंडिया ने एक MOU साइन किया है BHEL, गेल और IOC के साथ। इनफैक्ट वो साइन करने वाले हैं कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। साथ ही टेलीकॉम कंपनीज पर भी नजर रखिए। इनफैक्ट टेलीकॉम जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वहां पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सभी जो मोबाइल फ़ोन निर्माता हैं उनको बुलाया है सुबह 10 बजे 5G सॉफ्टवेयर अपडेट करने पर, तो यहाँ पर भी नज़र रखनी है। और IPO को लेकर ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज का IPO आज बंद होने वाला है। अब तक करीबन 0.54 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल निवेशकों का 2.6 टाइम्स पार्टिसिपेशन आया है। तो सुस्त रिस्पॉन्स ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज के IPO को मिला है। पर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के IPO पर नजर रखिए, इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से 2 चीज़ें फोकस में है, एक तो फेड की बैठक के मिनट्स आते हुए दिखेंगे और साथ ही UK का GDP आंकड़ा आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आपके सामने हैं। आइए अरमान से जानते हैं खबरें। मॉर्निंग अरमान, बताइए। जी, NMDC जो हमारी खबर है वहाँ पर मोहर लगती हुई दिखी है। स्टील प्लांट के डीमर्जर के लिए जो MCA है उनसे मंजूरी मिली है। IRCTC और रेलवे स्टॉक्स पर खास करके ध्यान रखिएगा कि जो पहली छिमाही है FY 2023 की, वहाँ पर बढ़िया डेटा आता हुआ दिखा है। भारतीय रेलवे की जो आय पैसेंजर सेगमेंट से कुल जो उनकी आय है वो लगभग 92% के आसपास बढ़कर आई है। गुजरात पिपावा पोर्ट, इनके Q2 के बिजनेस अपडेट्स हैं, जिसमें कंटेनर ट्रेन्स हैंडल्ड अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको लगभग 7% की बढ़ोतरी है। और कुल कंटेनर्स में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 19% की YOY बढ़ोतरी दिखेगी। सुजलोन एनर्जी, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप से लगभग 145 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है ये विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है, और इनको ये जो ऑर्डर है पूरा जो करना है वो 2023 में ही पूरा करना है। और अंत में स्टार हाउसिंग फाइनेंस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर और उसी के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी विचार किया जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए खबरें। नुपुर भी है हमारे साथ कुछ और खबरों के साथ। मॉर्निंग नुपुर, बताएं क्या कह रही खबरें।
गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इन्फोसिस, जहाँ पे सेंटिमेंटल नेगेटिव न्यूज़ आती दिखी है। कंपनी के जो प्रेसिडेंट है रवि कुमार जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउस है उनका यही मानना है कि इससे कोई भी बिजनेस पे असर पड़ता नहीं नज़र आएगा। सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुछ बदलाव किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब सेक्टर है उसकी नई लिस्ट बनाई गई है और उसमें 2 नए सेक्टर्स शामिल किए गए। डेटा सेंटर, एनर्जी स्टोरेज सेंटर अब इसका पार्ट होंगे। अब इससे क्या बेनिफिट है, तो फिलहाल जो टैक्स में जो छूट मिलती है वो इन सेक्टर्स को भी दी जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। बल्क डील की तरफ से इंडसइंड बैंक आज फोकस में, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से उन्होंने करीबन 70 लाख शेयर्स खरीदे हैं 1168 के भाव पे, और रूट वन फंड ने करीबन 1.2 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 1168 के भाव पे। मोतीलाल ओसवाल पे भी आज फोकस है, क्योंकि वहाँ पर भी जॉन हैंकॉक फंड की तरफ से बिकवाली आती दिखी। 5 लाख शेयर 703 के भाव पे उन्होंने बेचे। हालांकि जो PPFS है उन्होंने 5 लाख शेयर्स खरीदे। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, कल हमने देखा था कि काफ़ी बड़ी डील हुई थी यहाँ पे, तो बोफा सिक्योरिटीज़ ने इंटरेस्टिंगली 48 लाख शेयर्स खरीदे 99 के भाव पे। तो ये भी स्टॉक फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें और इंपॉर्टेंट फंड एक्शन जहां पर रहेगी नजर। आइए, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, इनके बारे में भी जानते हैं आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, चुनिंदा के साथ शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आप देखिए ITC, यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट आई है। CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया है और लक्ष्य अगर आप देखिए तो 330 से बढ़ाकर 355 कर दिया, 326 की क्लोजिंग है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 3225 से घटाकर 3100 कर दिया है, 2358 की क्लोजिंग है। ONGC पर भी देखिए गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है, लेकिन टारगेट कट किया, 210 से घटाकर 185, 131 की क्लोजिंग है। HPCL पर डाउनग्रेड आ गया, पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब न्यूट्रल की राय है, लक्ष्य 290 से घटाकर 255, 210 की क्लोजिंग है। टाइटन यहाँ पर CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य काफी बड़ा है, 2550 से बढ़ाकर 3000 कर दिया है, 2625 की क्लोजिंग है। टाटा मोटर्स, यहाँ पर नोमेरा की तरफ से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है, 520 रुपए के लक्ष्य के लिए 393 की क्लोजिंग है। लेकिन एक खास पॉइंट इन्होंने हाईलाइट करके कहा है कि 1% अगर कंपनी मार्केट शेयर गेन करती है PV सेगमेंट में, तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है जिसमें करीब करीब 5000 करोड़ की आपको बढ़त देखने को मिलती है। कंसाइन एरोलैक्स CLSA अपग्रेड कर दें, रेटिंग जो है पहले आउट परफॉर्म की थी, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य भी 560 से बढ़ाकर 610, 470 की क्लोजिंग है। और सन फार्मा, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 720 से बढ़ाकर 780 कर दिया, लेकिन 945 पर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। ओके, तो कुछ दमदार रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है, दोनों तरफ का एक्शन दिख सकता है इन स्टॉक्स में। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडस स्टार, यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 190 की क्लोजिंग है, 258 का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि ESG रेटिंग में काफी हद तक सुधार है और आगे भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी। कोलगेट, यहाँ पर CLSA ने अपग्रेड कर दिया है, पहले बिकवाली की राय देते थे, अब रिड्यूस की रेटिंग है, लक्ष्य 1490 से बढ़ाकर 1570 कर दिया है, 1537 की क्लोजिंग है। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, यहाँ पर भी CLSA ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 645 से बढ़ाकर 735 कर दिया है, 719 की क्लोजिंग चल रही है। SJVN, यहाँ पर CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं 42 रुपए के लक्ष्य के लिए। कैंपस एक्टिवेयर, यहाँ पर CLSA रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य 490 से बढ़ाकर 600 कर दिया है, 587 पर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अंत में देवयानी इंटरनेशनल, यहाँ पर CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 206 से बढ़ाकर 230 कर दिया है, 194 की क्लोजिंग है। ओके, तो भरपूर रिपोर्ट्स हैं आज के लिए, जहां पर रखनी नजर, ढेरों खबरें भी हैं, कई सारा फंड एक्शन भी हुआ है और हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल भी है तैयार। आइए करते हैं उनका स्वागत बिल्कुल पिक ऑफ द डे का। सभी महानुभावों का है स्वागत। आइए करते हैं शुरुआत। बंसल जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे बताऊं पहले। अनिल जी, कल आपने चलते चलते मुझसे पूछा था करण जौहर जी ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, आपका क्या इरादा है? तो मैंने कहा था मुझे कुछ तरीके से बोलता नहीं है। अनिल जी, लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं। और आज अनिल जी जब सुबह मैंने ट्विटर का अकाउंट खोला तो OTT वाले शर्मा जाए अनिल जी, ऐसी ऐसी गालियां दी हुई थी। और कारण ये था कि मैं बार बार अनिल जी बोलता हूँ जब वार्तालाप करता हूँ, तो मुझसे ज्यादा बार तो आशुमरान जी अनिल जी करते हैं। तो ये पक्षपात क्यों अनिल जी?
नहीं आशीष जी तो क्या वापस पलट के दे देते ना दो, एक कोई बोले तो वो चार मारते हैं, इसलिए आशीष जी को कोई ट्रोल नहीं करता है। बाकी सवाल ये बोलेगा अनिल जी अगर मैं आपको बंसल जी बोलता हूँ तो उनको पूछ ले फिर क्या बोल के बुलाना, मतलब एजी ओजी तो नहीं बोल सकते ना मतलब ऐसा तो नहीं बोलोगे एजी सुनते हो नाम से ही बुलाओगे ना तो देखो क्या है, कहने वाले कहते रहेंगे। बंसल जी मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो वाला सुनाओ ना बचपन में, बस वैसा रहो, पढ़ते क्यों फिर ऐसा, छोड़ दो। बताओ आप तो पिक ऑफ द डे अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे कैश सेगमेंट से ही है। पिछले 2 दिन की जो पिक्स है मेरी कैश सेगमेंट की वो कमाल कर रही है, और आज मैं चुन के लाया हूँ जेएमसी प्रोजेक्ट। कल गिरते बाजार के अंदर इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, और एक चीज मुझे बाजार ने सिखाई अनिल जी, नेवर एवर मिस पॉजिटिव ब्रेकआउट इन नेगेटिव मार्केट। तो जेएमसी प्रोजेक्ट्स के अंदर कल गिरते बाजार में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 99 रुपए 99 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 116 रुपए पहला टारगेट, 123 रुपए दूसरा टारगेट, और जेएमसी प्रोजेक्ट है मेरा पिक ऑफ द डे। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय जेएमसी प्रोजेक्ट्स में। आइए बढ़ते हैं आगे और कुणाल जी से करते हैं मुलाकात। सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात सिंघवी जी, सुप्रभात दीपांशु। तो सिंघवी जी खरीदारी की राय है मेरी, और खरीदना है सन फार्मा को। देखिए जिस तरह का चार्ट कुणाल जी ट्रोलिंग तो बंसल जी की हुई है अनिल जी बोलने पे आप सिंघवी जी की शुरुआत करें, और आपको क्या लगता है अगर अनिल जी की जगह सिंघवी जी बोलेंगे तो ट्रोलिंग नहीं होगी? अनिल जी देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अनिल जी। तो अनिल जी इससे पहले ट्रोलिंग हो अनिल जी मैं भी स्विच कर लेता हूँ अनिल, तो सिंघवी जी बेटर है अनिल जी। चलिए बढ़िया है सर, ये भी करके देख लीजिए। जी सरावगी साहब बताएं लोग सोचेंगे पैनल पे नए लोग आ गए, एंकर भी नया आ गया। हाँ, ये फीलिंग आने लगी कि थोड़े दिनों में बोले अच्छा कोई सरावगी नया एक्सपर्ट आया है, कौन है, और बोले सिंघवी कोई नया एंकर आया है। तो चलिए थोड़े दिन लोगों को नए पेन का एहसास करवाते हैं वही पुरानी चीजों के साथ। बताएं सरावगी साहब। तो सिंघवी जी देखिए खरीदारी की राय है और खरीदना है सन फार्मा। सन फार्मा का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। हालांकि देखिए गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है, तो मौजूदा स्तरों पर यहाँ नहीं कि जहाँ कल बंद हुआ वहां ना खरीदें, नीचे मिले तो खरीदें, और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है 930 रुपए पर 930 का। पहला टारगेट होगा 965 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 980 रुपए का। मुझे लगता है स्टॉक में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो सारे फार्मा पियर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है सन फार्मा, खरीद करके चल। ओके, तो सन फार्मा में खरीदारी करने की राय सरावगी साहब की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे और सिमी जी से करते हैं मुलाकात। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से पिक ऑफ द डे होगा अदानी एंटरप्राइजेस, जो मैंने कल भी देख के गई थी, और मुझे लगता है कि इसमें आज भी थोड़ा सा खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। 3255 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, और पहला टारगेट होगा 3310, दूसरा टारगेट होगा 3330। तो 3310 3330 के टारगेट्स के लिए अदानी एंटरप्राइजेस को खरीद कर चलने का सलाह। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस ये है पसंद का शेयर सिमी जी का आज के लिए। तैयार है सुमित जी भी? सुमित जी गुड मॉर्निंग, क्या पसंद है आपको? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे को लग रहा है कि एक बार तेजी का व्यू लेके नहीं लेके थोड़ा सा एक दो सेल साइड के स्टॉक्स नजर में आ रहे हैं, और मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड और थोड़ा सा डायरेक्शनल भी नहीं दे रहा तेजी की तरफ का। तो मेरे पास जो स्टॉक है वो सेल साइड का है, 1206 1210 के आसपास एसबीआई लाइफ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 1 से 2 दिन के लिए ये ट्रेड रहेगा। एसबीआई लाइफ के अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 1230 का है, स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है, रिसेंट के लो ब्रेक हुए हैं, और स्टॉक के अंदर नीचे में ऐसा लग रहा है कि 200 डीएमए लेवल टेस्ट हो सकते हैं, जो कि 1180 1170 के पास है। तो 1180 1170 के टारगेट्स के लिए एसबीआई लाइफ में यहाँ पे बिकवाली करे, 1230 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा। ओके, तो एसबीआई लाइफ इसमें करे बिकवाली, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है सुमित जी की तरफ से। तो ये है बेचने की राय भी सुमित जी ने फाइनली पहला आज का शॉर्ट कॉल ओपन कर दिया है। 1230 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचना है 1180 और 1170 के टारगेट के लिए। आइए अमरीश सर से करते हैं मुलाकात। सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे है एयू स्मॉल बैंक। ये एक रिटेल फोकस्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो ऑफर करता है डाइवर्सिफाइड सूट ऑफ प्रोडक्ट्स
अक्रॉस व्हीकल फाइनेंस, SME, होम लोन्स, बिजनेस बैंकिंग, और बेसिकली केटर करता है लो एंड मिड इनकम इंडिविजुअल्स को और माइक्रो बिजनेस के लिए जिनको फॉर्मल बैंकिंग और फाइनेंस चैनल्स का एक्सेस नहीं है। बैंक के करीब 953 टच पॉइंट्स हैं ऑल इंडिया। एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। नेट NPA करीब 0.56% है। लास्ट क्वार्टर हेल्दी एडवांसेस ग्रोथ दिखाया था, 37% ग्रोथ दिखाया था YOY। जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। एडवांसेस का जो ग्रोथ प्रोजेक्टेड है करीब 25% कैगर है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, और इमीडिएट ट्रिगर होगा Q2 नंबर्स का। तो FY24 का जो एक्सपेक्टेड EPS है मेरा 26 का है। लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है 728 का। ओके, तो लॉन्ग टर्म टारगेट 728 AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर करके चलें आप खरीदारी। ये काउंटर भी है आपके रेडार पर। आइए फिर कुछ और काउंटर्स पर रखते हैं नज़र, खबरों के दम पर जहाँ पर एक्शन देख सकता है। बैंक की बात निकली है तो बंधन बैंक, सिमी जी एक बार इसके चार्ट पर नज़र डाल दें। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है। कल हल्की रिकवरी एंड में बैंक्स को अटेम्प्ट कर रहे थे, हालांकि फिर सारी फिजिकल कर बंद हुए, ये भी डेज लो पर ही था। बंधन बैंक के चार्ट सिमी जी। दीपांशु, चार्ट्स तो उतना खास नहीं है, पर मुझे लगता है कि 275 क्रॉस करेगा तो इसमें थोड़ा बहुत एक्टिविटी देखने को मिलना चाहिए, जो कि अपसाइड में होगा। पर 275 का ही रेजिस्टेंस है जो मुझे लगता है कि इसको पार करना पड़ेगा। अगर पार नहीं करता दीपांशु तो पूरा मार्केट जैसा है वैसा ही ये भी नीचे ही जाएगा, और जो रिसेंट लो 250 के आसपास बना था वो भी ब्रेक करने का कोशिश करेगा। तो 275 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर इंट्राडे में खरीदारी करना है तो 275 के ऊपर ही मैं सजेस्ट करूंगी, उससे पहले नहीं। ओके, तो बंधन बैंक इस पर भी रखिए नजर। NMDC, सुमित जी इसके चार्ट पर जरा राय दे सर। हमारी खबर पर मुहर लगी है, नागरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर के लिए MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मंजूरी मिल चुकी है। NMDC का चार्ट सुमित जी, कल तो वैसे ऑफकोर्स पूरा मेटल से कमजोर था, ये भी 4% टूटा था कल। देखो दीपांशु, मार्केट की गिरावट के साथ इसमें भी छोटा सा गिरावट आया है, लेकिन इसमें और भी अगर कोई छोटा मोटा गिरावट आता है तो उसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। NMDC के अंदर नीचे में 126 127 के आसपास अगर डिप मिलता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। जैसे ही मार्केट्स में रिबाउंड आएगा, मेटल्स में रिबाउंड आएगा, तो NMDC सबसे पहले चलेगा और एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। इसमें ऊपर का जो पहला टारगेट बनेगा 138 से 140 के आसपास का बनेगा, और वो लेवल्स निकलने के बाद 150 प्लस के लेवल NMDC में आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, डिप्स में करके चलें खरीदारी। अमरीश सर, कोई फंडामेंटल राय NMDC पर इस डीमर्जर के बाद? डीमर्जर नॉर्मली वेल्थ क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे यदि डिप कोई आता है देन आई थिंक क्लियरली इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, नजर रखिए NMDC। हमारी खबर पर भी मुहर लगी है। आज देखते हैं बाजार में किस तरह का रिएक्शन इस काउंटर पर आपको मिलता है। एक्शन में आपके लिए रेलवे स्टॉक्स भी आ सकते हैं। IRCTC रिसेंटली ये भी थोड़ा एक्शन में आते हुए दिखा था। रेलवेज का अपडेट आया है, और फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 इस वित्त वर्ष के पहले हाफ में हमने देखा 92% पैसेंजर ग्रोथ आती हुई दिखी है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा एक्सपेक्टेड था पिछले साल की कम बेस पर, बट अच्छी ग्रोथ आई है। IRCTC, बंसल जी जरा इसका चार्ट एक बार देखें सर। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है IRCTC, और इसको मैं और कुणाल जी इनफैक्ट 2 बार रिकमेंड भी कर चुके हैं। तो जिनके पास है दीपांशु, यहाँ पर बने रहने की राय है, और करेक्शन पे थोड़ा सा अगर नीचे मिल जाए 720 के अराउंड तो अच्छे दाम है। और मुझे लगता है दीपांशु इस सीरीज के अंदर यहाँ पर 785 795 के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये राय है आपके लिए IRCTC पर। आइए अब वागल साहब भी हमारे साथ है तैयार बताने के लिए अपना आज की पसंद का शेयर। वागल साहब सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। सर, मेरा स्टॉक ऑफ द डे है टाटा मोटर्स, जिसमें मुझे बेचना है, लेकिन कल का लो टूटने के बाद अभी 393 का ये स्पॉट लेवल्स है, कैश का लेवल्स है। 393 के बंद से आपको बेचना है 390 के नीचे, क्योंकि एक 10 से 12 रुपए की मूव बहुत जल्द आ सकती है, और ड्यूरिंग द डे ही आ सकती है 390 के नीचे। आपका स्टॉप लॉस 394 का होगा, टारगेट 378। ओके, तो टाटा मोटर्स पर आपके लिए सेल कॉल आ रही है वागले साहब की तरफ से। देखते हैं ये काउंटर भी कैसा रहेगा। कल का ब्रेकडाउन ऑफ कोर्स कई सारे स्टॉक्स में हमने बनते हुए देखा था। आज फॉलो ऑन सेलिंग आती है या संभलते हैं, ये भी देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
इन्फोसिस यहाँ पर कंपनी के प्रेसिडेंट रवि कुमार साहब ने इस्तीफा दिया है, ये इंपॉर्टेंट खबर आती है। देखिए कल वैसे ब्रेकडाउन भी आया था। इन्फोसिस अमरीश सर क्या करना है इस समय, बायबैक करने वाला है, ये कल नतीजे और बायबैक पर फाइनल डिसीजन भी आएगा, बट मार्केट एक्साइटेड नहीं है। टीसीएस को भी थम्स डाउन ही दिया, आज एसीएल टेक विप्रो भी आने वाले हैं, क्या चल रहा है सर यहाँ पे? आईटी ओवरऑल वीक ही लग रहा है मुझे, क्योंकि जो इनके ऑर्डर फ्लोज हैं यूएस यूरोप से, वहाँ पे शायद स्लो डाउन रहेगा आगे जाके, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 quarters इफ नॉट मोर। तो मुझे ओवरऑल आईटी स्पेस मुझे वीक लग रहा है, इंक्लूडिंग इन्फोसिस, बट आई थिंक लास्ट ट्रिगर विल बी बायबैक। शायद उसके बाद वी कुड सी अ फॉल। बायबैक के बाद भी शायद फॉल आ सकता है। इन्फोसिस देखते हैं आज कैसा परफॉर्म करता है ट्रेड में। आई लेटर की बात निकली तो इंडसइंड बैंक कल 3% टूट कर ये बंद हुआ, हालांकि फिर बाद में हमें पता चला एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी, हमने ब्लॉक डील हाईलाइट भी करी थी आपके लिए। रूट वन फंड ने तो शेयर्स बेचे हैं, करीब 125 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, बट सामने गोल्डमैन सैक्स ने 70 लाख शेयर्स की कल खरीदारी भी करी है, तो क्या इस पर रिएक्शन आ सकता है या नहीं? कुणाल जी फिलहाल एक बार जरा चार्ट देख लें इंडसइंड बैंक के। देखिए एक हमने बिकवाली आते हुए कल के ट्रेड में देखी दीपांशु, मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 1140 के आसपास, और मुझे लगता है कि ये लेवल्स टूट जाएं तो यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा और नीचे के लेवल्स पर देखने को मिल सकते हैं। तो 1140 के लेवल पर ध्यान दें, ये लेवल टूटने पर नई बिकवाली देखने को मिलेगी, अन्यथा मुझे लगता है कि एक रेंज में ही स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए कुछ समय के लिए। काफी बड़ी आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखा ली है, तो मुझे लगता है कि 1140 के लेवल्स को वॉच करें। ओके, तो 1140 के लेवल्स यहाँ पर आपको रखनी है नजर। इंडसइंड बैंक ये भी एक काउंटर है जहाँ पर आपको मूव आती हुई देख सकते हैं। वागे साहब, टाइटन यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई और उन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 2550 से सीधा 3000 का टारगेट दे रहे हैं। वैसे भी टाइटन काफी एक्टिव रहा है इस गिरावट से पहले, तो बढ़िया मोमेंटम में भी था। टाइटन में क्या व्यू है सर कल की 2% की गिरावट के बाद? और दीपांशु, शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि लगभग 2700-2750 ये रेजिस्टेंस लेवल है और इसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कुड बी अ फ्यू वीक्स पॉसिबली और एक आध महीना, और ऑन द डाउन साइड 2500 भी ब्रेक होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो 2500, 2700, 2720 की रेंज है, और जैसे ये 2700 के पार निकलेगा मुझे तो लगता है ये 3300 तक जाएगा, और ये मेरा व्यू जो है वो 6 से 8 महीने का है। ओके, तो 3300 तक जा सकता है। फिलहाल सीएलएसए को 3000 का टारगेट दिख रहा है, थोड़ा पोजिशनल व्यू अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से तो ऊपर नीचे चल ही रहा है बाजार में पर।